जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में टेस्ट 7 को। टेस्ट 7 यानी कि पॉलिटी के टेस्ट 7 में हम लगभग पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले सवाल से। तो पहला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं क्या? संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने उसी प्रस्ताव के पास होने से पहले, लोकसभा में उस प्रस्ताव को पास होने से पहले त्यागपत्र दे दिया था? तो ये किए थे न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने। जब राज्यसभा में इसके महाभियोग की प्रस्ताव पारित हो गया तो इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश शब्द निम्न संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जिला न्यायाधीश का शब्द जो है सो अनुच्छेद 232 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 233 में जिला न्यायाधीश की जो बात है वो अनुच्छेद 233 में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 232 में, अनुच्छेद 232 को तो अब निरसित कर दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की संख्या है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की प्रबंध का बात है, मतलब कि जिला न्यायाधीशों के प्रावधान की चर्चा है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो केंद्र का राज्य संबंध जो है वो उसे म्युनिसिपल रिलेशन के रूप में दर्शाया जाता है जब योजना प्रकरण में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किसी के योजना के क्रियान्वयन के रूप में इसे केंद्र राज्य के संबंधों के रूप में, म्युनिसिपल रिलेशन के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधी विधायी संबंधी दिए गए हैं? तो केंद्र राज्य संबंध जो है सो हमारे संविधान के भाग 11 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है वो कौन सी है? तो वो समवर्ती सूची में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची जो केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, राज्य सूची इसमें राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। बट जो अगर कोई एक विषय पे दोनों कानून बना दे तो केंद्र सरकार का वाला ही क्या होगा, प्रभावी होगा। अवशिष्ट सूची में केंद्र का ही इसमें होता है, केंद्र कानून बना सकते हैं अवशिष्ट सूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? तो संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का जो संबंध है, उसका जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर क्या कहते हैं उसको, 263 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के अनुसार। ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत संवैधानिक है, क्योंकि संविधान के इसके 263 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया? तो सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच के मध्य के जो संबंध है उसको समीक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किस, कहां से कहां अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर जो 268 से 281 है उसके अंतर्गत सेंटर और स्टेट के बीच का जो राजस्व का वितरण है, इस सब के बाद की चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कृषि आय पर कौन समनुदेशित करता है? राज्य सरकार पर जो कृषि आय जो कर लगाया जाता है, इसके लिए भारत का जो है सो संविधान क्या कहते हैं, भारत का संविधान जो है सो अनुदेशित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 301 के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त है, आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 301 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 3 प्रकार के आपातकाल की हमारे संविधान में चर्चा है। एक भाग 18 में जो आपातकाल यानी इमरजेंसी का जो जिक्र है, उसके संबंध में 3 प्रकार का है, राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपात और मतलब कि राष्ट्रीय आपात 352 में, उसके बाद 356 में राजकीय आपात या उसको राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात की चर्चा। ठीक, तो अगला प्रश्न है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे।
ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो ऐसा प्रावधान की केंद्र सरकार को यह कर्तव्य होगा कि वो राज्य की क्या हो करे, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 355 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। कौन सा? तो युद्ध का कारण हो, बिल्कुल सही। विदेशी आक्रमण का कारण हो, बिल्कुल सही। सशस्त्र विद्रोह के कारण, बिल्कुल सही। आंतरिक उपद्रव के कारण, बिल्कुल गलत। 1, 2 और 3 सही है, तो कौन सा सही है? तो कूट में हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जब देश में युद्ध हो, विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब हमारे देश में 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। इसके कितने दिन के अंदर? तो जब आपातकाल की स्वीकृति हो जाती है तब उसको हमारी संसद की उससे सहमति लेनी होती है। वो होती है कम से कम, क्या कहते हैं उसको, 30 दिन के अंदर। तो 30 दिन के अंदर संसद से अनुमति लेनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, 1 माह के अंदर। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार आपातकाल अगर लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसे 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और 6 महीने कर करके 3 साल तक उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है किस किस को? तो 20 और 21 तो कभी निलंबित कर ही नहीं सकता है, लेकिन जब आपातकाल होगा तो आवागमन यानी कि स्वतंत्रता पे जो कुछ माने कि निर्बंधन हो जाता है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 को वो क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। जब तक आपातकाल है तब तक बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपात हो देश में, तो संसद की जो अवधि है लोकसभा की, उसको एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है और उसे जब तक आपातकाल समाप्त नहीं होती है तब तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन राज्य में गवर्नर के सलाह पर यानी कि राज्यपाल के सलाह पर लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने तक? तो 6 महीने करके 3 साल तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? तो ये पेप्सू राज्य जो था वहां लगाया गया था, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल सही बात है। राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, बिल्कुल नहीं, पैसा का बंटवारा करने के लिए। तो कौन हो गया है ऑप्शन, राजस्व निर्धारण। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। केंद्रीय सरकार और संघ के राजस्व के में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किया जाता है? तो ये वित्त आयोग के आधार पर किया जाता है। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है और वित्त आयोग ही ये सलाह देती है कि कितने प्रतिशत में क्या करों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच हो। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? तो ये वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो अब तक वर्तमान में अभी 2023 के में अब तक जो है सो 16 जो है सो अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है सो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ठीक, और इससे पहले 15वें वित्त आयोग थे एनके सिंह।
अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और क्या होता है, तो 4 सदस्य अन्य सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। बिल्कुल बात सही बात है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, तो ये किसके आदेश में की गई थी, तो ये मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पास करके इसकी स्थापना की गई थी। इसे ये पहले योजना आयोग का नाम था इसका, इसके नाम को चेंज करके इसके गठन कर दिया, योजना आयोग को खत्म करके उसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। बात करें योजना आयोग की, अगले क्वेश्चन में हम योजना आयोग के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया योजना आयोग को डिसॉल्व करके, और उसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो संविधान में जिसकी चर्चा नहीं है वो कौन से हैं, तो ये योजना आयोग की चर्चा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग की चर्चा संविधान में नहीं है किसी भी अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो वर्तमान में नीति आयोग में बदल गया है तो इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो गठन किया गया था वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध है वो है यही है कि पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन, यानी कि उसका डिलीवरी होता है पंचवर्षीय योजनाओं को, नहीं उसके मतलब कि निर्णयों को, डिसीजन का, इसको देखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे, तो हमारे देश में जो प्रथम लोकपाल थे वो है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को हमारे देश का प्रथम लोकपाल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त यानी कि सेंटर यानी कि केंद्र में लोकपाल होता है करप्शन सबको देखने के लिए, और स्टेट में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। तो लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, वोहरा समिति खाली स्थान के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, तो वोहरा समिति जो अपराधियों की जो साठगांठ है राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट से, उसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल 30 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था वर्ष 1993 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 लोगों की टीम जो है सो कमिटी करती है, समिति करती है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष तो होते ही हैं, और क्या कहते हैं लोकसभा के विपक्षी नेता भी होते हैं, राज्यसभा के विपक्षी नेता भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति होते हैं, राज्यसभा का सभापति नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और होम सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री भी होते हैं। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उसमें 6 सदस्य होते हैं जो अपॉइंट करती है इनके अध्यक्ष और सदस्यों को। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो कि चेयरमैन होते हैं, उसके बाद गृह मंत्री, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति,
और लोकसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ये सदस्य जो है सो अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। इसका जो है सो ये सब सारे नियुक्ति के कमिटी में शामिल होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 और या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है एक सिविल न्यायालय के समक्ष समान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो अंतरराज्य परिषद की जो स्थापना हुई थी वो अंतरराज्य परिषद की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, 28 में 1990 को हुई थी। ठीक है, अंतरराज्य परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 6 अगस्त 1952 को, बल्कि यही जो है सो 1954 लिखा हुआ है, तो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सुमेलित नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 1993 के एक्ट के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकटचलैया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था मूल अधिकार की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों की अग्रता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद को सूत्रपात किया वो गठित करने वाले कौन थे? तो मंडल आयोग गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, यूपीएससी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वो वार्षिक जो यूपीएससी के जो प्रतिवेदन होता है वो सौंपते हैं डॉक्यूमेंट्स वो राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की या सदस्यों के हटाने की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन था? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 1919 में आया था जिससे सिविल यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो वो थी रोज बैथ्यू थी जो कि यूपीएससी की सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष हुई थी। रोज बैथ्यू का पूरा नाम रोज मिलियन बैथ्यू खबरबुली ऐसे कुछ है। ठीक है, खरबुली रोज मिलियन बैथ्यू खरबुली। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में किसके लिए विशेष उपबंध की चर्चा है? तो अनुच्छेद 371 ख में असम के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये एक अस्थायी जो है सो व्यवस्था थी वो जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था। अनुच्छेद 370 के क्लॉज 1 को छोड़कर बाकी सभी धाराएं अनुच्छेद जो है सो निरस्त कर दी गई है। ठीक, 2019 में। अगला प्रश्न है भारत का संविधान निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति जो होती है वो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है किसके समकक्ष होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद समकक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को जितना सैलरी या भत्ता मिलती है उतना ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी मिलती है। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है ना उसी के समान इसका राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार का मामला चला करके इसको हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर और राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और संसद के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है सो वो संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय जो चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग नहीं कराते हैं, लोकसभा का कराते हैं, राज्यसभा का कराते हैं, राष्ट्रपति का कराते हैं, ठीक है, लेकिन स्थानीय जो होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं, ठीक, तो केंद्रीय नहीं कराता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन करता है, किया गया है, किसके द्वारा? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये उसके पास राइट है कि वो किसी भी अपराधी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? तो मताधिकार का जो अधिकार है, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है, वो एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था किस आम चुनाव? तो 1989 के आम चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। सबसे पहले 18 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति था वो वोट दिया था, ठीक है, 1989 में, ठीक। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन से की गई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई? तो वयस्क मताधिकार को जो मान्यता दी गई है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में दी गई है, वयस्क मताधिकार का जो है जो मान्यता। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा चुनाव की सूची संबंधी, लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की और लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि इलेक्शन एक्सपेंसेस के अकाउंटिंग के बारे में चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय जो आयोग बनाया गया था वो वर्ष 1989 में ही बनाया गया था, क्योंकि वर्ष 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में इसकी प्रावधान की गया, ठीक। 21 से 18 वर्ष कर दिया गया वोट डालने का अधिकार और निर्वाचन आयोग को 1 सदस्य से 3 सदस्य बना दिया गया, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो सबसे पहली जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो थी वी.एम. रमा देवी। तो ऑप्शन नंबर सी कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी ये है, ऑप्शन नंबर सी वी.एस. रमा देवी, वो थी सबसे पहली जो है सो मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला में, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग को है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय दल के स्वीकृति के लिए 3 यानी कि शर्त रखी गई है जिसको राष्ट्रीय दल की घोषणा की कर सकती है चुनाव आयोग। सबसे पहले है कि 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा का सीट होना चाहिए उसके पास, ठीक, 3 अलग अलग राज्यों में, और 4 राज्यों में दूसरा शर्त यह है कि 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट शेयर होना चाहिए, यानी कि जो वोट डाला जाता है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में उस वोट का वैलिड वोट का 6% उस पार्टी को होना चाहिए 4 से अधिक राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में। तीसरा शर्त यह है कि कोई अगर स्टेट पार्टी है, ठीक है, वो 4 राज्यों में स्टेट पार्टी है तो उसको राष्ट्रीय दल का घोषणा कर सकती है। इसी तीनों आधार पर क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय दल का घोषणा किया जा सकता है। तो 4 राज्यों में कोई ये तीनों शर्त में से कोई एक फुलफिल कर दे तो वो राष्ट्रीय दल घोषित हो सकता है। तो 4 राज्यों में हुए मतदान का 6% वोट अगर प्राप्त कर लेता है, ठीक, तो इसे राष्ट्रीय दल क्या कर सकता है? घोषित कर सकता है। 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों में 6% वैलिड वोट का मत प्राप्त कर लेता है अगर लोकसभा या विधानसभा किसी में भी, तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित कर सकता है, ठीक है, 4 या 4 से अधिक राज्यों में। अगला प्रश्न है,
भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो अगर उसे राष्ट्रीय दल बनना है किसी भी दल को, तो उसे इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। चार या इससे अधिक राज्यों में वैट बूथ का 10% बिल्कुल का, वैट बूथ का 4%, 15%, वैट बूथ का 6%, आधे से ज्यादा राज्यों में, बिल्कुल आधे से ज्यादा राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि वह क्या होता है? तो क्षेत्रीय दल के लिए 8% का जो वेट शेयर है वो होता है, होना चाहिए। तो वह राज्य हो जो जहां वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करे तो उसे क्षेत्रीय दल का जो है सो रिकॉग्निशन मिल सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? तो इसे वर्तमान में ही अभी हाल ही फिलहाल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो दलीय व्यवस्था जो राजनीति में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बहुदल व्यवस्था है हमारे देश में, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वह कौन सी तारीख? तो दल बदल का जो अधिनियम लगाया गया था, यानी कि वो 15 फरवरी 1985 को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 15 फरवरी 1985 को दल बदल कानून लगा था। ठीक, अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? तो यह मिली थी वर्ष 1985 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया? तो यह जम्मू कश्मीर का जो था उसी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? तो कामराज योजना का जो उद्देश्य था वो कांग्रेस को जीवंत करना था। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत करना, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुधार करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा? तो किसी भी सदन के द्वारा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, किसी भी संसद के किसी एक सदन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कौन था? तो 1951 में लाया गया था, भूमि सुधार और जमींदारों उन्मूलन से संबंधित बिल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी, हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। तो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन कब किया गया था? तो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का जो परिसीमन किया गया था यह किया गया था 38वां संविधान संशोधन से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। ठीक, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां से, तो बी का हो जाएगा 4, और मताधिकार को 21 से 18 किया गया 61वां से, तो सी का हो जाएगा 1, और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वां से, तो डी का हो जाएगा 2। तो ए का 3 कौन से है? ए का 3 ये सी नंबर में, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संविधान का 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दल बदल का इसमें प्रबंध है। अगला प्रश्न, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं का उम्र 21 से 18 किया गया? तो 61वां। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2002 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 2010 में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के लिए प्रावधान करता है? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली बार संसद संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? तो ये सीमित जो किया गया था, ये किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य का दर्जा प्राप्त किया? 53वां संविधान संशोधन को मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो राज्य की राजभाषा की चर्चा अनुच्छेद 345 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो वर्ष 2003 में जो जोड़ी गई थी, वो वर्ष 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, संथाली। ठीक, बात करें अनुसूची 8 की, तो अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा है और इसमें 22 भाषाओं की चर्चा है। इसमें से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं संख्या कितना है? तो ये 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को अगर 22 भाषाओं की बात करें कि कब कब कौन सा आया, तो क्या कहते हैं, 1950 में 14 भाषाएं थी। ठीक, उसके बाद 1967 यानी कि 1967 में एक भाषा जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन से, जिसका नाम है सिंधी, और 1992 में यानी कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन से 92nd अमेंडमेंट से 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। ठीक, तो अब वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो 29 विषय, पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे पॉलिटी के टेस्ट 8 को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।